बीच हम आपको सीधे ले चलते हैं जेएमएम कार्यालय, जहां पर इस वक्त सुप्रियो भट्टाचार्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। वो भी किसान, केरला से लेकर जम्मू तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, यदि एक साथ आंदोलन पे उतरे हैं तो वो आंदोलन का कारण जो हाल में जबरदस्ती 3 प्रकार के कृषि कानून पास किए गए, उसके खिलाफ हुआ। जो विरोधी राजनीतिक दल के जो राज्य हैं, वहां का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य है और या उनके समर्थक राज्य है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो गुजरात हो, या उनके समर्थक राज्य जो तमिलनाडु है, वो हर जगह के किसान आज आंदोलन पे हैं। सभी तरह के किसान संगठन, जिसमें आरएसएस का जो किसान संगठन है, भारतीय किसान सभा, वो भी इस आंदोलन में। लेकिन आज हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कुछ नेतागण लोगों के बीच में जिस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं, जो बार बार झूठ केंद्र सरकार बोल रही है, उसी झूठ को प्रचारित करना और इन कानूनों को इस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन का नाम देना, हमको लगता है कि इससे बड़ी जाली काम कोई हो नहीं सकता। इसलिए हमने कहा कि सबसे बड़ी जाली पार्टी केंद्र सरकार बार बार बता रही है और झूठ बोल रही है कि हम एमएसपी के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक तरफ एमएसपी की बात कर रही है, लेकिन कानून में कहीं पर भी एमएसपी नहीं है। दूसरा, सरकार बोल रही है कि हम एस्मा हटा दिए। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसमें धान, गेहूं, तेल, आलू, प्याज, दाल, जो जरूरी चीजें हैं, जो लोगों के हर दिन की जरूरत है, उसके भंडारण की एक सीमा निर्धारित थी। 1955 में यह कानून था, इसको इन्होंने समाप्त कर दिया। हम लोग आज खुले बाजार में देखें, यदि रांची के ही बाजार में देखें, तो इस भंडारण के कारण और जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज उत्पन्न किया जा रहा है, आलू आज खुदरा में 50 रुपए पार कर गए। कोई रेगुलरिटी अब नहीं है। 80 रुपए के नीचे कोई हरी सब्जी नहीं है। इसका दोषी कौन है? बटाई में खेती पहले भी होती थी, आज भी होती है, लेकिन अब कानून बनाकर किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो
इनका जो नया नियम आया है कि अब कंपनियां मजबूरी में किसानों को फंसाकर उनके साथ पहले ही एक दाम तय कर लेगी। बाजार किसानों के लिए अब रहेगा नहीं। खेतों में बड़े बड़े जो एयर कंडीशन जो मोबाइल यूनिट है वो पहुंच जाएंगे। वहां से जबरन सब्जी, आलू, धान, गेहूं, बाजरा, चना सबको लेकर अपने वेयर हाउस में चलाएंगे। सीधा सीधी सरकार झूठ बोल रही है कि अब किसान किसी को भी अपना माल बेच पाएगा। हम लोग जानते हैं कि इस देश में जो रिटेल मार्केट, जो खाद्यान्न बेचने वाली कंपनी है, उनमें एकमात्र कंपनी अदानी के पूरे विश्व में उत्पाद बिकते हैं अदानी विल्मर के नाम पर। तो इस सीधा सीधी हम लोगों को समझ में आता है कि ये अदानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए ये नियम लागू किए गए। फोर्ब्स नामक एक प्रतिष्ठित पत्रिका, उन्होंने इस साल जो 10 बड़े पूंजीपतियों के नाम कुछ परिसंख्यान के साथ दिए हैं, उसमें पहला नाम मुकेश अंबानी जी का है, जिनका पिछले वर्ष से इस वर्ष तक 73% उनका वेल्थ इंक्रीज किया है। और दूसरे नाम पर गौतम अडानी का है, जिनका वेल्थ ग्रोथ 28% से ज्यादा है। तो अचानक जो देश में मंदी आई, जो देश में आर्थिक स्थिति खराब हुई, उसमें इन दोनों को कैसे इतना फायदा पहुंचा। हम लोगों के पास उदाहरण है बीएसएनएल, एमटीएनएल का। जब ये सरकारी कंपनियां थी और जब प्राइवेट कंपनियां आ रही थी, उस वक्त बोला गया कि इनको आने दीजिए, इससे प्रतिस्पर्धा होगी। नतीजा यह हुआ कि आज रिलायंस 5G की ओर है और बीएसएनएल 2G में है। मतलब सरकार अपनी संस्थाओं को मारने पर तुली है। पहले एक ही सिस्टम था पोस्ट एंड टेलीग्राफ का, फिर कोरियर आया, हुआ नतीजा क्या कि अब कोरियर का डाक तो दूसरे दिन पहुंच जाता है, लेकिन भारतीय पोस्ट का डाक 7 से 10 दिनों में पहुंचता है। सरकार सुनियोजित तरीके से कृषि मंडियों को समाप्त करना चाहती है। जो फूड ग्रेन के जो वेयर हाउसेज है उनको खत्म करना चाहती है। जो 55% आबादी किसानी पर है उसको खत्म कर देना चाहती है। यही भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र सोच है, एकमात्र काम है। हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षतः उद्योगपतियों की दलाली पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी। और केवल दलाली नहीं कर रही है, उस दलाली का वकालत
उनके सांसद, उनके मंत्रीगण कर रहे हैं। हम फिर दोहराते हैं, हम लोग अपने राज्य में जो केंद्र की कानून है उसको हम लोग लागू होने नहीं देंगे। हम अपने किसान और किसानी को मरने नहीं देंगे। हम यहां पर बाजार में किसी को छूट नहीं देंगे। हम मंडियों को यहां सुदृढ़ करेंगे। किसानों को उनका हक मिले, उनकी मजदूरी तय मिले, उनके उत्पाद का लागत के साथ उनको फायदा भी मिले। जो दमनकारी नीति है ये इस राज्य को झेलना अब पड़ रहा है। 2018 1 जनवरी भीमा कोरेगांव में जो सुनियोजित ढंग से तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां दलितों पर हमले किए, आदिवासियों पर हमले किए और उसके जांच के नाम पर हम लगता है कि 2.5 साल से भी ज्यादा हो गए देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को प्रताड़ित करना। आप लोग देखे होंगे यहां पर भी परसों 85 साल के एक वृद्ध आदमी को यहां से गिरफ्तार किया गया। इसके पूर्व में भी 2 बार उनके पास एनआईए आई। मालूम नहीं क्या क्या लेकर गई। अब तो उनको गिरफ्तार करके ले गई। यह अजीब ढंग है। हम लोग जानते हैं, कहावत है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। मतलब आप यदि न्याय के लिए देर कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप न्याय के लिए इनकार कर रहे हैं। इतनी तेज तर्रार एजेंसी है तो उनको तो अब तक सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए था। जो बुजुर्ग लोग 2 साल से 2.5 साल से अंदर में है, जेल के अंदर में, उनको जेल में ही कोरोना हुआ और एक नया आरोप लग जाता है उन लोगों पर। तो कैसे आप दबाइएगा, कितना आप दबाइएगा? जो पिछड़ों की बात करे, वंचितों की बात करे, आदिवासियों की बात करे, शोषितों की बात करे, अकलियत जमात की बात करे, उन लोगों को पूरे संस्थाएं लग गई है। जहां कहीं पर भी आदिवासी हो, मूलवासी हो, अकलियत हो, शोषित हो, दलित हो, अल्पसंख्यक मुसलमान हो, अल्पसंख्यक ईसाई हो, उन पर हमला तेज करो। एक नया ट्रेंड बन चुका है और उसमें राज्य सरकार से यह अधिकार भी छीन लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसियां हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो इधर सुप्रियो भट्टाचार्य ने जमकर निशाना साधा बीजेपी पर और खासतौर से केंद्र सरकार पर कि उनकी गलत नीतियों की वजह से आम लोग काफी परेशान हैं, महंगाई का सामना कर रहे हैं और किसान बेहाल होने वाले हैं। और इसके साथ ही उन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लेते हुए भी कहा कि सिर्फ उद्योगपतियों की दलाली करे इस वक्त केंद्र सरकार, काफी निशाना साधा उन्होंने। बढ़ते आगे खबरों में तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मेडिका अस्पताल पहुंचकर इलाजरत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हाल जाना, चिकित्सकों से बातचीत की और कहा कि इन्हें बेहतर इलाज मिले और जल्दी उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि यदि इनकी हालत ठीक नहीं होती है तो बाहर भी ले जाने के प्रयास किए जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बता दें आपको कि जगन्नाथ महतो लगातार बीमार चल रहे हैं और उनकी हालत फिलहाल आज कुछ सुधरती नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हालचाल जानने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेडिका पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिका अस्पताल प्रशासन से शिक्षा मंत्री की तबीयत की जानकारी ली।
हालचाल जानने के बाद सीएम मीडिया के सामने आए और बताया कि जगन्नाथ महतो की तबीयत पहले के मुकाबले अभी ठीक है। यहाँ के डॉक्टरों से उनके विस्तृत हाल की जानकारी ली गई और अभी इनके स्वास्थ्य में सुधार है, लेकिन रफ्तार थोड़ा कम है। कोई भी चीजें अभी दवा के रूप में जो देनी है वो सभी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं और उनको दी जा रही हैं। और मंत्री जी भी पूरी तरीके से कंसस हैं और सिर्फ अभी उनको सांस लेने में तकलीफ है, नहीं तो या अखबार भी पढ़ रहे हैं, बातचीत भी करते हैं। हाँ, ये बात जरूर था कि हम लोगों ने उनको बाहर ले जाने का 2-3 अटेम्प्ट लिया था, लेकिन मेडिकल जितने भी सलाहकार लोग हैं उनसे सलाह लेने के बाद भी ये रेस्क्यू किया जाता है। और ऐसे हालत में सभी लोगों से बाहर ले जाने की मनाही की गई और जो इलाज कहीं भी होना है वो पूरी तरीके से यहाँ इलाज चल रहा है और फिलहाल इनके हालत में सुधार है। जी जब आए थे तो काफ़ी गड़बड़ थे, अभी पिछले 1-8 दिन से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि हमने बार बार परिवार के आग्रह पे, सरकार के आग्रह पे बाहर के संस्थानों से बात की रिगार्डिंग उनको ट्रांसफ़र करने की, बट वो उस टाइम वो उतने क्लिनिकल कंडीशन में नहीं थे कि उनको शिफ्ट किया जाए, वो उनके लिए शायद ज़्यादा डेंजरस होता। अभी मंत्री जी कल से इम्प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का इम्प्रूवमेंट अगर बना रहे तो बहुत जल्दी ही चीज़ें अच्छी होंगी। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए स्टेन स्वामी की एनआईए द्वारा हुई गिरफ्तारी को लेकर भी केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। इनको अपने ऊपर कोई राजनीतिक खतरा मंडराता हुआ दिखता है तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा इनका कोपभाजन सदैव बनता रहा है। आज स्टेन स्वामी आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को और उनके लिए लगातार काम करते रहे हैं। आज मुझे लगता है कि 80 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है और इस तरीके से चीजों को सरकार के द्वारा संज्ञान लेना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है, सभी चीजें में कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा जरूर रहता है। आने वाला समय में वो भी दिखेगा। जगन्नाथ महतो की तबीयत में सुधार है, ये खबर सुकून देने वाली है। दुआ है कि तबीयत जल्द ठीक हो। कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसे दवा और दुआ दोनों की जरूरत पड़ती है। मेडका में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को दवा पहले से दी जा रही है। दुआ देने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मेडका पहुंचे थे। यह सब सुनकर जगन्नाथ महतो को निसंकोच बेहतर लगा होगा। उम्मीद की जा रही है कि जगन्नाथ महतो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगे। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। और वीडियो में इस वक्त इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।